नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 9 बजते दिन भर की तमाम अहम बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक। क्योंकि खबरें केवल उतनी नहीं जितनी दिखती हैं, बल्कि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असली खबर भी, और इसे इस वक्त करते हैं हम डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z। और आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ के विधानसभा मानसून सत्र की बात। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का डिक्लेरेशन हो चुका है और इसकी समय अवधि को लेकर सियासत शुरू हो गई। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 27 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसे लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन अब सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी सत्ता पक्ष पर मुद्दों को दबाने के लिए सत्र का समय कम करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दाविहीन करार दिया है। वो मुद्दे तो लाए और सदन में बैठकर चर्चा करें, हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। लेकिन वो भागेंगे और सदन चले बोलेगा तो कैसे चलेगा। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सूबे की भूपेश सरकार पर मुद्दों से कन्नी काटने का आरोप लगाया। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो, और ये सदन से भागना चाहती है। आमतौर पर विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 8 दिनों का होता आया है, लेकिन अब की बार इसकी समय अवधि को घटाकर 6 दिन किए जाने पर विपक्ष सत्र से पहले सख्त नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ में अब मानसून सत्र की समय अवधि को लेकर सियासत दिख रही है और इसके पीछे कई वजह हैं। इन वजहों को जरा डिकोड कर लें। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ये बात आप भी जानते हैं। इसके पहले भी समय अवधि को लेकर, इनेट पीरियड को लेकर, घटाए जाने को लेकर लगातार सवाल उठे, लेकिन बीजेपी के विरोध के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव की वो रणनीति काम कर रही है जिसे दिल्ली में मूर्त रूप दिया गया। यही वजह है कि अब पार्टी हर मुद्दे पर सूबे में भूपेश सरकार को घेर रही है और जोर से घेर रही। ऑनलाइन सवाल मांगे जाने को भी पार्टी ने मुद्दा बनाया, तो सत्ताधारी कांग्रेस पर जनहित के मुद्दे को दरकिनार करने का आरोप लगा करके भी पॉलिटिक्स को गरमाया। चलिए अब देखना यह है कि अपने इस मुद्दे पर, अपने इस बयान के ऊपर, और जो पलटवार हुआ है कि आपके पास मुद्दे क्या हैं, तो क्या मुद्दे लेकर बीजेपी आती देखना होगा। अब बात थोड़ी मध्य प्रदेश की करें, जहां आज से प्रचार में खुद कमलनाथ उतरे। कांग्रेस के आपका कमलनाथ आपके साथ इस अभियान की शुरुआत हो गई। सिंगरौली में इसकी शुरुआत की खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस का आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान सिंगरौली से शुरू हो गया। इस दौरान पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंगरौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश नहीं बल्कि आपकी उन्नति के लिए हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणावीर हैं, वो अगर अपने 18 सालों का हिसाब दे दें तो मैं 15 महीनों का हिसाब दे दूंगा। कमलनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी कांग्रेसी विधायक सुरक्षित हैं और वो 40 से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ लोगों से फोन पर भी बातचीत हुई है। देखिए, हमें शिवसेना को तो अपने विधायकों की रक्षा करनी है। हमारे कांग्रेस के विधायक सब एक हैं, कांग्रेस विधायक सब सुरक्षित है, मुझे मिलेंगे। कितने विधायकों से मुलाकात हुई थी सर? 41 से हुई थी। बता दें आपको, कांग्रेस 26 जून को सागर में रोड शो, 27 जून को सतना में रैली करने की तैयारी में है। तो कहने का मतलब यह कि कमलनाथ पूरे जोशो खरोश के साथ अब चुनाव मैदान में है। मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव कई मायनों में खास है, और क्यों खास है इस बात को डिकोड कर लें। निकाय चुनाव की जंग सीधे सीधे कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में है, दो चेहरों के बीच में है। कमलनाथ के लिए इस चुनाव में खुद को सिद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नतीजे कमलनाथ का सियासी कद और भविष्य तय करने वाले। एक्चुअली मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा है जब निकाय चुनाव को इतनी तवज्जो मिल रही। देखते हैं कि कमलनाथ इसमें कामयाब होते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि अब की बार के जो नतीजे कहा जा रहा है कि इससे ये 2023 की पृष्ठभूमि को बनाएंगे और इसके बाद फिर 2024 में काम आएंगे। अब बात आती है काम आने की, जहां शिवसेना में अपने अपनों के काम नहीं आ रहे बल्कि दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में सियासी संकट की स्थिति, और इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर जाकर एक मुलाकात की। पवार के साथ एनसीपी राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बांद्रा में ठाकरे के निजी आवास मातोश्री पर गए।
इसके पहले अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। शरद पवार ने भी गठबंधन सरकार की किस्मत का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा में होने की बात कही है और यह बयान इंपॉर्टेंट है। सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह दी। अगर मामला लंबा खिंचा, एनडीए सरकार को यानी इस गठबंधन की सरकार को नुकसान की आशंका है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत परीक्षण की नौबत बनेगी और ऐसे में शिंदे गुट यही चाहता है। उसके पास फिलहाल बहुमत दिखता है, संख्या बल लगातार उनकी तरफ बढ़ ही रहा है। तो अब देखना होगा कि इस चीज को भांप कर क्या इस सलाह, इस नसीहत पर खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अमल करते हैं। वैसे महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कैसे सवाल हैं, जरा हम इस बात को भी समझते हैं, इस बात को भी आपके साथ साझा करते हैं। सवाल नंबर 1 ये कि सरकार के खुफिया विभाग को बगावत की जानकारी पहले से क्यों नहीं लगी। दूसरी बात यह कि पार्टी के भीतर असंतोष था, इस बात की भनक उद्धव ठाकरे को आखिर क्यों नहीं लग पाई। वो विधायकों की भावना से अवगत कैसे नहीं हो पाए, और अगर उनको पता था तो क्या वो उसको नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी भारी पड़ेंगी। देखना यह है कि अब उद्धव ठाकरे इस पर क्या करते हैं। उम्मीद है कि जल्दी तस्वीर इसमें साफ हो पाएगी, और यह तस्वीर जितनी जल्दी साफ हो उतना न केवल उद्धव ठाकरे उनकी सरकार की बल्कि महाराष्ट्र की जनता के लिए ठीक होगा। वैसे एक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया, और इस मौके पर एक से बढ़कर एक 8 दिग्गज उनके प्रस्तावक बने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। अगर चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी तो 18 जुलाई को निर्वाचन होगा और 21 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी नेता होंगी जो सर्वोच्च पद पर विराजमान होंगी। आज द्रौपदी मुर्मू ने आज तक जो कुछ भी राजनीतिक जीवन में अचीव किया, जरा इस बात को भी समझें, इस बात को भी हम जरा डिकोड कर लें। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली एक आदिवासी नेत्री हैं जो झारखंड की 9वीं राज्यपाल और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं और मुर्मू पहली ओडिशा नेता हैं जिन्होंने राज्यपाल तक पद का सफर तय किया था और अब आज इस चुनाव में हैं। इसके पहले बीजेपी और बीजेडी गठबंधन सरकार में 2002 से 2004 के बीच द्रौपदी मुर्मू मंत्री पद पर भी रही हैं और उनको बेस्ट विधायक का एक अवार्ड भी मिल चुका है। वैसे द्रौपदी मुर्मू अपने इस पूरी सादगी और सरलता के लिए अभी से आप देख रहे होंगे उनको जिस अंदाज में, वो आप समझ गए होंगे कि उनकी सादगी उनके प्रोफाइल का एक हिस्सा है। उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है और आज जो उनके प्रस्तावक बने उसमें सबसे पहला नाम आप जानते होंगे किसका है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और उन्होंने उसे अपना सौभाग्य बताया। तो क्या देश को आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर चेहरा मिल गया, ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। वैसे अब छत्तीसगढ़ आते हैं। आज बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने रायपुर निगम का घेराव किया है। किन मुद्दों को लेकर घेराव किया, देखें आप। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले, वार्डों की सफाई में अनियमितता समेत कई मांगों को लेकर आज बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने रायपुर नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान निगम में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले पैसा खाकर अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जाता है, उसके बाद फिर वापस पैसा खाकर नियमितीकरण कर जनता के साथ छल कर। बीजेपी नेता और पार्षदों ने मेयर के साथ निगम प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। भले अभी निगम चुनाव में 2 साल का वक्त बचा, लेकिन बीजेपी अभी से जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत कर रही है ताकि आगामी चुनाव में उसे इसका लाभ मिल सके।
तो आपको पता है, आप जानते हैं कि निगम के चुनाव में अभी 2 साल का वक्त और बचा रायपुर में, लेकिन खुद को सक्रिय दिखाना बहुत जरूरी है। और इसमें बीजेपी की प्रभारी की वो सीख भी है कि किसी भी चुनाव से पहले जरा आप जमीन पर दिखाएं तो कि विपक्ष के तौर पर क्या कर रहे हैं। यह भी सच है कि विपक्ष को सक्रिय होना चाहिए भी, ये जनता के लिए भी अच्छा है। आम लोगों की समस्याएं किस तरह की हैं इसको जरा समझ लें, डिकोड करते हैं। बीजेपी का धरना प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी धांधली को लेकर था। संबंधित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन विपक्ष की मांग पर ध्यान देना चाहिए, यह बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर तौर पर हितग्राही के हितों पर कुठाराघात होता है। दूसरी समस्या जो आज उठाई गई, राजधानी में पानी की किल्लत थी। निगम की जिम्मेदारी है कि पानी की पर्याप्त आपूर्ति करे, तय करे। इसी तरह सफाई का एक मुद्दा निगम में हमेशा रहता है, यह आज भी था। पानी और सफाई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप किसी भी सूरत में, किसी भी वक्त, कोई भी सरकार हो, शहर सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रदर्शन का फायदा पार्टी को होना हो, आम जनता को हो जाए। आप सत्ता पक्ष को थोड़ी ये समझ आ जाए कि आप सब मिलकर काम करें ताकि लोगों को सफाई, पानी जैसे मुद्दे पर दोबारा से खुद आकर प्रदर्शन ना करना पड़े। अब पूरा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स, जिसमें इस वक्त निकाय चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपराधियों को टिकट देने का एक आरोप लगाया है, तो कांग्रेस ने एक लिस्ट दिखा दी कि ये आपके यहां के अपराधी हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने पोल खोल अभियान शुरू किया। साथ ही अपराधियों को टिकट देकर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के दागदार प्रत्याशियों की सूची जारी की है। साथ ही आरोप लगाया कि इंदौर, टीकमगढ़, भोपाल और सागर में बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जिन पर कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इनमें नाबालिग से रेप, हत्या, धोखाधड़ी समेत निगरानीशुदा बदमाश होने का दावा भी कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकाय चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उन्होंने टिकट दिए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस को संगठित गुंडों की पार्टी बता दिया। सोम रघुवंशी, वार्ड नंबर 10, आरोन, हटा दिया इन्होंने। 5000 का इनामी बदमाश, गुंडों की पार्टी है कांग्रेस। अपराधियों को प्रत्याशी बनाने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बड़ा और गंभीर हमला बोला है। तो ये बात तो पूरी तरह सच है कि कोई भी पार्टी किसी भी मायने में दूध की धुली नहीं है। सभी पार्टियों में दागी नेता होते हैं और टिकट भी पा जाते हैं। सभी पार्टियां दागी उम्मीदवारों को अक्सर मैदान में टिकट क्यों देती हैं वो जाने, लेकिन ऐसे लोग उतरते हैं। और क्यों ऐसा होता है जरा इस बात को समझें, डिकोड करें। किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में जीत सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टिकट कैसे और किस परिस्थिति में दे रहे हैं, उस पर क्या और कितने आरोप हैं, इसको तो दरकिनार किया ही जाता है। सभी पार्टियों में दागी नेता हैं, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी दल अपनी शर्ट को दूसरों से ज्यादा सफेद बताने की कोशिश करते हैं, पर हकीकत उनको भी पता है। तो चलिए, इस बात का हल क्या होगा कि सभी दल कानून बनाने पर सहमत हो। जहां तक केस चल रहा है तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब आप अपनी शर्ट को सफेद बताते हैं दूसरे से ज्यादा, तो फिर आपको अपनी तरफ देखना पड़ता है। हो सकता है कल को बीजेपी भी ऐसी कोई बड़ी लिस्ट लेकर सामने आ जाए और फिर कांग्रेस से जवाब मांगे। अब बात निकाय चुनाव में दोनों दलों की रणनीतियों की। अपने नाराज कार्यकर्ताओं और उनके बागी तेवर का सामना करना ये दोनों दलों के लिए कतई आसान नहीं, पर भितरघात का डर किसको ज्यादा है, देखें आप। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में काफी हद तक असफल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के विरोध में प्रचार हो रहा है। राजधानी भोपाल के 97% मतलब 85 में से 81 वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी भीतरघात का सामना कर रहे हैं। अब तक कांग्रेस को ऐसी 500 से ज्यादा तो बीजेपी को 1000 के पार ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं। बीजेपी हो सकता है सत्तारूढ़ दल है, उनको वो इसलिए भी कर रहे होंगे कि ये देख के हो सकता है हमको किसी निगम मंडलों में जगह मिले। इधर बीजेपी का दावा है कि नाराज और असंतुष्ट 80 कार्यकर्ताओं को मना लिया गया है। सर देखिए, 80% लोग जो थे हमारे अधिकृत प्रत्याशी के इतर जाकर जो लोग थे मैदान में, वो लगभग वापस हो गए। देखना यह कि नाराज कार्यकर्ता बागी बनकर किस दल को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसी भी दल के लिए दिक्कत तो ला सकती है, बात हर दल जानता है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों इस बात से जूझ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है।
डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह साहब कि पार्टियां आम कार्यकर्ताओं की नब्ज को समझ नहीं पाती या समझना नहीं चाहती। दूसरी बात, कार्यकर्ता जिस लीडर को चाहते हैं उसे पार्टी नजरअंदाज अगर कर दे तो फिर जाहिर तौर पर उसको टिकट नहीं मिल पाता और यह नाराजगी की वजह बनती। पार्टी के वरिष्ठ नेता आम कार्यकर्ताओं से सतत संवाद नहीं कायम करते। यह अक्सर लोगों की दिक्कतें, शिकायतें, यानी लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के बीच में कई दफा यह संवादहीनता बगावत की मुख्य वजह बनती। और एक बात और भी है साहब कि अभी इस चुनाव में नहीं, आने वाले और 23 और 24 के चुनाव में जो कार्यकर्ता आज टिकट मांग रहे हैं उनको वापस से अपने नेताओं के साथ उतरना है। तो क्या ये नुकसान बड़ा नहीं हो जाएगा? ये पार्टियां ध्यान रखनी। अब खबर मध्य प्रदेश से, बल्कि एक घटना से, सनसनीखेज घटना से जुड़ी खबर। एक टीआई ने महिला पुलिस अधिकारी को गोली मार दी और उसके बाद खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर से शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीआई ने महिला पुलिस अधिकारी को गोली मार दी और फिर खुद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये पूरा वाकया घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। जख्मी महिला पुलिस अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी है। गाड़ी किसके नाम पे थी वो? मेरे भाई के नाम पे। अच्छा अच्छा। बस ये बात थी सर, इसके अलावा। खुदकुशी करने वाले टीआई की पहचान हाकम सिंह पवार के तौर पर हुई, जो कंट्रोल रूम में महिला एएसआई रंजना खेड़े से मिलने आए थे। दोनों बाहर निकले और उसके बाद के घटनाक्रम में इंस्पेक्टर ने महिला को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। प्रथम जैसे जो तथ्य आए हैं उसमें मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अचानक हुए विवाद और गोली चलने के पीछे क्या वजह है, इस बात की तहकीकात की जा रही है। तो पुलिस रक्षक है और रक्षक के साथ साथ उनका अपना निजी जीवन भी है, लेकिन क्या ये वाकई प्रेम प्रसंग का मामला है? प्रेम प्रसंग के मामले का इस तरह सड़क पर ऐसा खूनी अंत करने की कोशिश क्यों की गई? अब पुलिस इस एंगल से भी जाहिर तौर पर पहली पड़ताल करेगी। वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी इस वक्त कहना कुछ भी जल्दबाजी। ग्वालियर की बात करेंगे। पंचायत और निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक दिक्कत अभी भी है इसमें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों से फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 6 बदमाश एक घर को निशाना बनाते दिख रहे हैं। ये बदमाश केवल फायरिंग ही नहीं बल्कि पत्थरों से भी हमला करते नजर आए। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद दावा है कि ये वीडियो ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के पीतमपुर कॉलोनी का है। घटना जिले के शक्ति आरओ प्लांट के सामने की है। शक्ति आरओ प्लांट के संचालक अभिषेक कुशवाहा ने इसकी शिकायत थाने में की थी और शिकायत में ये बताया कि बीती 17 जून को उनके प्लांट के सामने गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 18 जून को उनके प्लांट के बाहर फायरिंग की गई। संज्ञान में आया था तो मैंने इसमें कार्रवाई के लिए सख्त निर्देशित कर दिया है और यदि जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो और कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हम इसमें। इधर पुलिस आदर्श आचार संहिता का हवाला दे रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसी हथियार जमा करवा रही है, लेकिन अवैध हथियारधारी अब भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो अभी आपने ग्वालियर का वीडियो देखा और ये वीडियो बताता है कि आरोपियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। क्या इसकी असली वजह, जरा इस बात को भी समझें, डिकोड करते हैं। आचार संहिता चल रही है, इसके बावजूद बदमाश अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं। सीधा मतलब ये कि वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही, अगर हो रही है तो बिल्कुल सीरियसली नहीं हो रही। दूसरी बात यह कि ग्वालियर जैसे संवेदनशील शहर में अवैध असलाहों की सप्लाई लगातार होती रही, यानी शहर की सीमा में असलों की तस्करी होती है। ये एक बार फिर सामने दिख रहा है। चुनाव का वक्त है या फिर आप सामान्य दिन भी देख लें, पुलिस को हमेशा से सतर्क रहना चाहिए। नामजद अपराधियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी नजर हटी इस तरह के सीसीटीवी फुटेज आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बात और, ग्वालियर चंबल में जहां हथियारों की एक होड़ है जो किसी से छिपी नहीं है, लोग लाइसेंसी गैर लाइसेंसी हथियार रखना शान समझते हैं, शादी ब्याह में इसका प्रदर्शन करते हैं, वहां ऐसी तस्वीरें जाहिर तौर पर पुलिस पर सवाल उठाती। अब बात मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां किडनी खराब है, अस्पताल में डायलिसिस चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद एक मासूम अपना बर्थडे याद रखता है, जिद करता है और उसे मनवाता भी। देखें आप,
ये तस्वीर जबलपुर के एक निजी अस्पताल की है। अस्पताल में केक काट रहा ये मासूम अपनी सांसों के लिए जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है। इसके बावजूद इस बच्चे को अपना जन्मदिन याद रहा और वो जन्मदिन मनाने की जिद पर अड़ गया। पहले तो डॉक्टर्स ने उसे मनाने की कोशिश की, पर जब बच्चा न माना तो आखिरकार आईसीयू में ही केक मंगाया गया और उसका जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान आईसीयू में अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ बच्चे के परिजन भी मौजूद रहे। इस 13 वर्षीय मासूम की किडनी खराब है। बीते 3 महीने से इसे डायलिसिस पर रखा गया है। बीते 3 दिनों से हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अपनी बिगड़ती सेहत से अनजान इस मासूम की जिद के आगे डॉक्टर्स की भी एक न चली। आखिरकार बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आईसीयू में ही केक काटा गया। तो अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कठिन हालात में आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन कई बार कठिन हालात में ये बच्चे भी हमको सिखाते हैं कि हर बार केवल कठिनाई ना देखें बल्कि हौसला, जज्बा और ज़िंदगी के जो अच्छे मोमेंट्स हैं इनको जीना भी कितना ज़रूरी है। ये इस घटना ने, इस तस्वीर ने ज़रूर सिखाया माँ बाप को भी और हमको भी। आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपसे 8:55 पर न्यूज़ डिकोड में इसी मंच पर मुलाकात होगी, ताकि दिन की बड़ी खबरों को हम अपडेट भी कर सकें और डिकोड भी कर सकें। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।